नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आखिरी चरण, किसके पक्ष में समीकरण। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा मत प्रचार थम गया है, लेकिन इस चौथे चरण में नेताओं ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर बयानों के बाण भी चलाए। बीजेपी ने जहां कांग्रेस को विरासत कर वोट जिहाद और विवादित बयान पर घेरा, तो कांग्रेस नेता बीजेपी को घेरने के चक्कर में सेल्फ गोल करते दिखे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता तो गुटबाजी पर भी सफाई देते नजर आए। हालांकि अब आखिरी चरण में किसके पक्ष में समीकरण है, कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल का असर वोटर्स पर कितना है, क्या बीजेपी के मुद्दों से जनता खुद को कनेक्ट कर पाई। आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। थम गया प्रचार प्रसार का शोर, आखिरी चरण में नेताओं ने लगाया जोर। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। अब 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन इस अंतिम चरण के रण में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों ने जहां पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई, तो बीजेपी ने कांग्रेस की तुलना औरंगजेब से की। इतना ही नहीं, वोट जिहाद, राम राज्य जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। तो जजिया कर, खोटा सिक्का बोलकर भी बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जमकर माहौल बनाया है। भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। आखिरी चरण के रण में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस रही, तो कांग्रेस नेता बीजेपी को घेरने के चक्कर में विवादित बयान देते रहे, जिसकी वजह से पार्टी बैकफुट पर नजर आई। ओमकार मरकाम ने शाह को कूटने की बात कहकर बवाल मचा दिया था, तो जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर ऐसी टिप्पणी की जिसको बीजेपी ने महिलाओं का अपमान बताकर उनकी घेराबंदी कर दी। और कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने 2 पत्नी 2 लाख की घोषणा कर चौथे चरण में कांग्रेस की जमकर फजीहत करवाई। हालांकि बाद में सभी नेताओं ने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के गढ़ में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। चौथे चरण में बयानबाजी अपने चरम पर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इन बयानों का असर चुनाव में कितना पड़ा, जनता बयानों के आधार पर वोट करेगी या उसके मुद्दे बयानों पर हावी रहेंगे, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में 24 का रण बेहद ही जोरदार रहा। हालांकि अब 29 सीटों में से कितने पर किसका कब्जा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौथे चरण मतलब मध्य प्रदेश में कह सकते हैं अंतिम चरण के मतदान होने वाले हैं। चुनावी शोर थम चुका है आज से, और क्या क्या वादे किए, क्या क्या मुद्दे रहे चौथे चरण में, वो हमने तमाम आपको दिखाए हैं। तो पहले 1 मिनट में एक एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आखिरी चरण किसके पक्ष में मत समीकरण? योगेश जी। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन ने जिस प्रकार एक कड़ी मेहनत करी है, हर चरण के पश्चात हमारे सभी वरिष्ठ और शीर्ष नेता अगले चरण के लिए जिस प्रकार मूव ऑन हुए और जिस प्रकार वहां होने वाले मतदाताओं से सतत संपर्क ही नहीं साधा, बल्कि उनके बीच में स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस के नेता और उनकी नीयत किस प्रकार की है। ये सीधा मैसेज जनता के सामने उन्होंने जनरेट किया है। 8 सीटों पर चौथे चरण का मतदान है। मालवा उज्जैन क्षेत्र की ये सीटें हैं, और मैं ये समझता हूं कि 2019 के चुनाव में ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने की जो कवायद कांग्रेस को करनी चाहिए थी, उसके बड़े बड़े नेताओं के जो बयान निकल कर आए, उससे जनता बेहद आहत हुई है। कहने का तात्पर्य यह है ब्रजेश जी कि अगर इंदौर क्षेत्र की बात करूं मैं, जहां इन्होंने प्रत्याशी के अपहरण का लौट रहा हूं मैं, अपन चर्चा जारी रखेंगे। योगेश जी, आपका समय समाप्त हो गया है। नीलाभ जी। जी जी बताइए, आखिरी चरण में किसके पक्ष में समीकरण शुरू होता है आपका समय? देखिए, हमारे इनके पक्ष में समीकरण क्यों नहीं हो सकते उसकी वजह बताया। तो भारतीय जनता पार्टी की आप जितनी भी सभाएं देखोगे, शीर्षस्थ नेता जब भी गया तो भाषणों में 90% एक ही बात रही, इंदिरा जी को, राजीव जी को, राहुल जी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, विषय पर कोई बात नहीं। जो मुख्य जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों के फसल का उचित मूल्य मिलना, किसानों का कर्ज माफी होना, युवाओं की बात, कहीं कोई चर्चा नहीं, सिवा कांग्रेस को कोसना, कहीं मंगलसूत्र की बात करना, कहीं विरासत कानून का गुमराह करने वाला बयान देना, मछली मटन की बात करना। और तो हद तो तब हो गई जब देश के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि टेम्पो में भर भर के पैसे अंबानी अडानी कांग्रेस को देकर आ रहे हैं, काला धन। अरे तो आप सीबीआई लगाइए, ईडी लगाइए, इनकम टैक्स लगाइए, छापेमारी उन दोनों के यहाँ पर। जब आप एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदारी से बयान दे रहा है। आपका भी टाइम नहीं समाप्त हो चुका है नीलाभ जी। लौट रहा हूं मैं आपके पास। प्रभु जी, आखिरी चरण मध्य प्रदेश में किसके पक्ष में समीकरण? देखिए ब्रजेश जी, आखिरी चरण जो मालवा निमाड़ में जो हो रहा है, ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट है, और निश्चित तौर पर दोनों दलों के बड़े नेता, शीर्ष नेता यहाँ पर आ रहा है। उन्होंने आदिवासियों को अपने तरफ करने की कोशिश की है। बीजेपी की चुनौती यहाँ पर ज़्यादा है। पिछले बार सारी सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार अब देखिए, मालवा निमाड़ वो क्षेत्र है जहाँ पर कि बीजेपी का वो परिवारवाद का नारा वो फेल हो गया। आपको एक परिवारवादी व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। आपका एक कैंडिडेट किसी परिवार से है, उसके पति मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और आपको वहाँ पर टिकट देना पड़ा। बीजेपी के यहाँ पर चुनौती अपने ही कारणों से नोटा से हो गई है। मध्य प्रदेश की इकलौती सीट इंदौर है जहाँ पर ये बीजेपी नोटा की लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस कह रही नोटा को वोट दीजिए, बीजेपी को ये कहना पड़ रहा है कि आपका सिक्का ही खोटा है तो अब नोटा की क्या जरूरत है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे चुनौतियाँ कुछ दूसरी तरह की हैं। उनको रिटेन करना है बीजेपी को, तो अपनी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जगह बनाने की संभावना कांग्रेस को दिख रही है, और उस तहत कांग्रेस भी यहाँ पर खासी मेहनत कर रही है। यदि हम रतलाम झाबुआ की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती है। मुकाबला कड़ा है, जीते कौन ये तो खैर हम नहीं कह सकते, चुनाव के नतीजे बताएंगे। मुकाबला वहाँ पर कड़ा है। रतलाम सीट है, धार सीट है, अच्छे मुकाबले वाली सीटें इस मालवा निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो योगेश जी, खोने के लिए कांग्रेस के पास तो आपने खुद कहा कुछ नहीं है, लेकिन चुनौती बड़ी है आपके सामने। आप नोटा से जूझ रहे हो और आप परिवारवाद का नारा दे रहे थे, लेकिन खुद आप ही ने अनीता चौहान को मैदान में उतार दिया है। आपने मुद्दों पर बात नहीं की, आप नेहरू गांधी को कोसते रहे, और जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी उन मुद्दों पर नहीं किया आपने काम पर वोट नहीं मांगे, नोटा से जूझ रहे हैं आप यहाँ। नहीं ब्रजेश जी, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि 125 साल पुरानी एक राष्ट्रीय पार्टी और उसका प्रदेश अध्यक्ष आज इतना मजबूर हो गया कि वो नोटा को रिकमेंड करता है।
इससे बेहतर होता कि जब एआईसीसी ने उनसे पूछा था कि इंदौर सीट से आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनको कैरी फॉरवर्ड होकर उस चुनाव को लड़ना चाहिए था। जिस प्रकार एक वयोवृद्ध नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, 77 वर्ष की आयु में भी, काबिले तारीफ है, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कांग्रेस के बड़ बोले अध्यक्ष महोदय को, जो आज नोटा को रिकमेंड कर रहे हैं। अरे आप क्यों पराजय के भाव से पीछे हट गए? और जो कैंडिडेट आपने इंदौर की जनता को दिया, वो कैंडिडेट स्वयं इतना आपकी पार्टी और आपके नेताओं से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो कि उसने अपने बयान में भी स्वीकार किया कि किसी बड़े नेता ने वहां इंदौर में सभा करने के लिए हामी नहीं भरी। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उसको ना वो सामग्री दी गई, ना वो पैसा दिया गया, ना नेताओं की वो टीम दी गई जो इंदौर जैसे एक बड़े शहर में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी। लेकिन योगेश जी, ये तो बचकाना बयान हुआ ना कि हमें ये संसाधन नहीं थे इसलिए हम चले गए। वो तो खुद सक्षम है जिस तरह से उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। रही बात जो आप कह रहे हैं नोटा, तो वो तो अधिकार दिया ना चुनाव आयोग ने। तो यदि कोई पार्टी कह रही नोटा को वोट दे दीजिए, हमारा उम्मीदवार नहीं है, तो वो गलत कहां से हो गया? यदि ये गलत होता लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो चुनाव आयोग वो ऑप्शन ही नहीं रखता। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि एक 125 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, और वो अगर कैंडिडेट अपना नहीं दे पा रही है, और इसी प्रकार जो डमी कैंडिडेट था उसका फॉर्म और नामांकन ढंग से नहीं जमा कर पाई, जो पहले ही खारिज हो चुका था, तो ये बहुत शर्मनाक है किसी भी पार्टी के लिए। और जब से जीतू पटवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, तो जो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, कांग्रेस के नेता पदाधिकारी जिला अध्यक्षों ने पलायन किया है, उससे मालवा, निमाड़ और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के बीच में ये स्पष्ट मैसेज गया है कि इस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का भरोसा ही इस पार्टी पर नहीं रहा, तो ये हमारे हित के लिए क्या करेंगे सत्ता मराकर। ये सत्ता में निश्चित रूप से कुर्सी हथियाने के लिए आ रहे हैं और हमको नोच खसोटने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी मोदी जी की गारंटी के अनुरूप चुनाव मैदान में है। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के माध्यम से हम चुनावी समर में, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हम चुनावी समर में है। 11 करोड़ से ज्यादा कम हुआ ना, अडानी अंबानी का जिक्र होने लगा, मंगलसूत्र का जिक्र होने लगा, धार की भोजशाला का जिक्र होने लगा, ये तमाम जिक्र हुए, इनका जिक्र कम हुआ। और आपने ये नहीं कहा कि परिवारवाद के खिलाफ थे आप, फिर एक मंत्री है उनकी पत्नी को आप टिकट दे रहे हो। परिवारवाद से ही तो भूरिया जी का जो परिवार है, अगर रतलाम क्षेत्र की हम बात करें, तो कभी भूरिया जी लड़ते हैं, कभी उनका सुपुत्र लड़ता है। कांटे से कांटा निकाल रहे हैं, परिवारवाद से लड़ाई परिवारवाद से। प्रभु जी कह रहे हैं कांटे से कांटा निकाल रहे हैं आप, परिवारवाद के खिलाफ परिवारवाद। आप तो उसकी खिलाफत करते थे। क्षेत्र के संदर्भ में ये बात हो सकती है, लेकिन वहां दूसरी तरफ से भी यही कमोबेश यही हालात। चलिए नीलाव जी, 125 साल पुरानी कांग्रेस को एक उम्मीदवार नहीं मिला मालवा में। दिग्विजय सिंह जैसे 77 साल का बुजुर्ग मैदान में किला लड़ा रहा है, अध्यक्ष लड़ लेते। बड़बोलापन कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ता दिख रहा है इस चुनाव में। देखिए जीतू पटवारी जी पर पूरे प्रदेश की जवाबदारी थी, एक प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी होती है। पूरे बीडी शर्मा पर भी संचालित, पूरे प्रदेश का चुनाव संचालित वो कर रहे थे, तो हमने उम्मीदवार बहुत सोच समझ कर अक्षय बम को उतारा गया। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती एक बलात् कब्जा करा उस उम्मीदवार पर, और लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का माहौल बना, ऐसा इंदौर में, अहिल्या की नगरी में आज तक नहीं हुआ। स्वयं सुमित्रा महाजन जी जो 8 बार की सांसद है, लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी है, सत्यनारायण सत्तन जी भी है, इनके वरिष्ठ नेता ने भी इससे आहत है। सुमित्रा महाजन ने स्वयं स्वीकारा कि लोग मुझे फोन कर इंदौर के प्रबुद्ध जन, गणमान्य लोग कह रहे हैं इस बार हम वोट नोटा को देंगे। उसकी वजह ये कि शहर के मुंह पर एक तरह का दाग लगा बदनुमा, सफाई में अव्वल शहर जिस पर ये दाग लगा है। अब जनता मन बना चुकी कि इस तरह की घटना की सफाई में नंबर 1 शहर, और कांग्रेस की सफाई हो गई, एक उम्मीदवार नहीं मिला वहां। देखिए सफाई में नंबर 1 शहर, अब नोटा में भी नंबर 1 बनेगा। इंदौर की जनता मन बना चुकी है कि जिस तरह बदनुमा दाग शहर पे लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो कृत्य किया है, इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी गूंज पूरे देश में जाएगी और नोटा में इंदौर शहर अव्वल रहेगा, ताकि इस तरह घटनाएं भारतीय जनता पार्टी दोबारा साहस न करे। आपने कहा कि अध्यक्ष को इसलिए चुनाव नहीं लड़ाया नीलाव जी कि उन पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो आपके विरोधी दल बीजेपी में उनका प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहा है, तो ये कौन सा कारण हुआ कि प्रदेश की जिम्मेदारी इस वजह से नहीं लड़ा? ये कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हर पार्टी का अपना एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत हम जीतू पटवारी को पूरे प्रदेश का दायित्व सौंपा गया था, काम कर रही थी, लगातार मेहनत कर रहे थे। अक्षय बम पर भरोसा किया गया, कोई व्यक्ति पर भरोसा किया जाए और वो दगा कर जाए तो दोष किसका रहेगा? पार्टी का, पार्टी अध्यक्ष का या कांग्रेस नेताओं का, जो दगाबाज निकल जाए।
जो पार्टी ऐसे किसी का व्यक्ति की छुरा पहचान दोगे। नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी तो आपकी देखिए, कमजोरी है ना। किसी के पेट में तो बैठे नहीं है, तो आपके साथ ही क्या होता है? ये एक के बाद एक कर जाएगा। जो आदमी दबाव प्रभाव में आके और एकदम पार्टी मात्र संस्था को धोखा दे जाए, हम भी अतप्रभ है, उसमें किसी का दोष थोड़ी है। दोष उसका है जिसने गद्दारी की, दोष उनका है जिन्होंने उसे गद्दारी के लिए प्रोत्साहित किया, दोष उनका है जिन्होंने ये षड्यंत्र बनाया, दोष उनका है। न तो शहर की जनता का दोष है, न कांग्रेस का दोष है, न कांग्रेस चलिए के योगेश जी जवाब पदाधिकारी दे का रहे हैं। योगेश जी, कांग्रेस का कोई दोष नहीं है, शहर की जनता का दोष नहीं है, आपका दोष है। क्या आपने गद्दार बनाने पर या बनने पर मजबूर किया? देखिए ब्रजेश जी, जब प्रत्याशी ही निकला खोटा तो इंदौर की जनता क्यों दवाई की लोग? आपने लिया क्यों दवाई तो की आपके लोग तो सवाल उठा रहे हैं, चाहे आप सुमित्रा लिया महाजन क्यों? हो, जब सत्यन सिंह प्रत्याशी सत्तन हो। खोटा था, ब्रजेश जी, जब प्रत्याशी खोटा था तो आपने उसको हारफुल पिना के, दुपट्टा पिना के खोटे प्रत्याशी को अपनी पार्टी में क्यों बुलाया? आपने क्या वोटों की टकसाल खोल रखी है? मेरा टाइम है। तो आपका देखिए खोटा नीलाभ सिक्का जी, मार्केट में चला दिया उन्होंने। देखिए नीलाभ जी, तो खोटा क्यों कह रहे हैं? अरे हम तो दबाएंगे नोटा। ठीक है नीलाभ जी, आ जाने दीजिए बात। देखिए नीलाभ जी, ऐसा है कि जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस दिन चक्कर ये है कि आप लोग बिना प्रमाण के सिर्फ टीवी चैनलों पर बैठकर मुंह जलाते हो, कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में अक्षय बम जी को लेकर पुनः वो खबर छपी है कि कोर्ट ने यथा संज्ञान लिया है। समझे? आपने पढ़ी ये न्यूज? और आप लोग आरोप लगा रहे थे कि उसको केस से बरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रलोभन दिया कि हम यू टर्न ले लो और बचा लेंगे और आप हमारे यहाँ आ जाओ। अरे जो सीट हम 50 साल से लगातार जीत रहे हैं और कांग्रेस का उस सीट पर 50 सालों से कोई प्रभाव है ही नहीं, और जो राऊ क्षेत्र से आपके बड़े बोले प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और वहीं दूसरी तरफ संजय शुक्ला जी जैसे निष्ठावान नेता कांग्रेस से पलायन करते हैं और उनके जाने पर यही बड़े बोले प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि योगेश जी, सवाल तो फिर खड़ा होता है ना, जिस जगह से आप 50 साल से जीत रहे हैं वहां आपको अक्षय बम को लेने की क्यों जरूरत पड़ी? रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय अपने साथ बिठाकर गाड़ी में क्यों लाए? सुमित्रा महाजन क्या गलत बोल रही हैं? सत्तन क्या गलत बोल रहे हैं? विक्रम वर्मा क्या गलत बोल रहे हैं? देखिए जैसे आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, जो इस प्रकार अक्षय बम जी ने अपना चुनावी नामांकन वापस लिया, उसके पश्चात उन्होंने जिन नेताओं के नामों का आपने उल्लेख किया कि इनके साथ वो क्यों घूम रहे थे, उन्हीं नेताओं के साथ शानदार डिनर भी तो किया, ये भी तो बताइए। अच्छा, कहीं किसी ने गर्दन पर बंदूक रख के डिनर ले लिया? ये खुद ही अक्षय बम जी अपने घर लेके गए ना इन नेताओं को। तो ये तमाम वो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनका इन्होंने इंदौर में और इंदौर की जनता के बीच में प्रभाव देखा है, जनाधार देखा है। तो जनता से जुड़े हुए जो सतत प्रहरी हैं, अगर उनके साथ माननीय मोदी जी की नीतियों को और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर आत्मसात करते हुए कोई भारतीय जनता पार्टी में स्व इच्छा से आना चाहता है तो उसका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसी तरह से तो कांग्रेस मुक्त होगा प्रदेश, पर वो हो रहा है उस वक्त। तो प्रभु जी, कांग्रेस मुक्त इसी तरह से होगा क्या कि कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ले आए और इसका चुनाव पर आप असर देख रहे हैं, या ये सेल्फ गोल है? योगेश जी बहुत अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो 50 साल का इतिहास भी बता रहे हैं। लेकिन योगेश जी, मेरे ध्यान में तो ये है कि अभी आपको पार्टी में आए हुए मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए पूरे, शायद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होगा। पुरानी पार्टी का भी तो थोड़ा सा आप ख्याल रखिए, वहाँ का इतिहास भी तो याद रखिए। आते ही साथ बदल गए आप। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल आते ही साथ बदल गए आप। और जिस बात की आप तारीफ कर रहे हैं योगेश जी, जिस बात को आप इतनी गर्व से कह रहे हैं कि डिनर लिया उनने, फोटो आपके नेताओं ने ही जारी किया। अक्षय बम को घर से कार में बिठाकर साथ में लाए, कलेक्टर कार्यालय में एक नेताजी अंदर लेके गए, दूसरे नेताजी बाहर खड़े रहे, वो अंदर गए अपने दम से अपनी कार से। अक्षय बम सक्षम थे, वो कह रहे हैं ना 15 लाख की घड़ी पहनता हूँ, तो उनके पास 10-12 लाख की एक आध कार भी होगी, अपनी कार से चले जाते, वो अपने समर्थकों के साथ चले जाते, आपके नेताओं के साथ गए। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, आपके नेता पूरे समय साथ रहे। आप ये देखिए, तो क्या ये जो किडनैपिंग का आरोप लगा रहे, कहीं तो कुछ ना कुछ तो शक उसमें होता है। रही बात इसको भी छोड़ दें, परे रख दें, तो आपकी सुमित्रा महाजन ताई, सर्वमान्य नेता, उनने जो कहा कि बीजेपी का नुकसान इससे हुआ,
आपके वोट प्रतिशत गिरा, इंदौर जो लीड खड़ी करने वाला था वो लीड प्रभावित हुई, तो निश्चित तौर पर पार्टी पर तो असर इसका पड़ा। आपको नोटा से लड़ाई लड़नी पड़ी उस चीज़ से जो है ही नहीं वजूद में। आप ये सोचिए, एक भूत की तरह है नोटा, जो नोटा वोट तो काउंट होता है, कैंडिडेट नहीं है। आपको उस व्यक्ति से लड़ना पड़ रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो जीत भी गया तो भी नहीं। लेकिन यदि नोटा वहां पे 50,000 भी वोट पा लेता है तो बीजेपी के दामन पे जो काला टीका लगने वाला है वो काला टीका आजीवन नहीं हटने वाला है। ये भी शायद आपको ध्यान में होगा योगेश जी, आप भी राजनीति में लंबे समय से समझते होंगे इस बात को। तीसरी बात इसी में आपके प्रधानमंत्री को उस बात को लेकर चिंता जतानी पड़ी कि इसको क्यों लेकर आए, इसके कारण नोटा से हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो सोचिए आप, ये जो एक कदम है जिसकी आप इतनी हिमायत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, खासकर इंदौर में। और संघ प्रमुख जो नोटा को लेकर अब बयान दे रहे हैं वो भी वायरल करना पड़ रहा है आपको, अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ रही है आपके। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब चाहिए। छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं बस, छोटे छोटे से। आपके नेता लेकर क्यों गए, खुद अपनी गाड़ी से क्यों नहीं गया, प्रधानमंत्री को चिंता क्यों जतानी पड़ी और ताई को क्यों चिंता जतानी पड़ी, बस छोटे से एक लाइन में भी बोल सकते हैं आप। एक प्रश्न ये भी था आपका कि मैं 1-1.5-2 साल पहले किस पार्टी में हुआ करता था। किसमें नहीं, नाम लीजिए, पार्टी का इतनी शर्म क्या है, दो ही तो दल है देश में। बिल्कुल ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ। देखिए प्रभु जी, आप हमारे मार्गदर्शक थे, आप दोनों दोस्त थे भाई, एक साथ बैठा करते थे, एक कमरे में एक साथ गप्पे लड़ाते थे, एक साथ तय करते थे, आज लड़ रहे हैं। अभी भी नीलाभ जी मार्गदर्शक बन सकते हैं आपके, मार्ग बना रहे हैं वो, आपके लिए चिंता ना करिए। आपने मार्ग ही बदल दिया। ठीक है, जवाब के बारे में सही जवाब की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए जवाब आ जाने दीजिए, समय नहीं है, जवाब आने दीजिए। देखिए नीलाभ जी, आपने मार्गदर्शक जैसे शब्दों का संबोधन मुझे दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी प्रभु जी, वो विचारधारा या वो पार्टी आज की डेट में नहीं है। आज जो कांग्रेस पार्टी है ये युवराज की पार्टी है और इसमें संवादहीनता की पराकाष्ठा है, जिसका जीता जागता उदाहरण चैनल पर बैठे मेरे दोस्त नीलाभ शुक्ला जी हैं, जिन्होंने चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले व्यथित होकर, पीड़ित होकर एक लेटर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में डाला था। इनको समन्वयक किसी जिले का बनाया गया था और उन्होंने प्रताड़ित होकर कि मैं कांग्रेस में तो बना रहूंगा लेकिन अभी अपने सभी पदों से ससम्मान त्याग पत्र देता हूं। तो आहत ये भी हुए थे, आहत मैं भी हुआ। माननीय कमलनाथ जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो किसी की सुनते नहीं थे। हमारे 3 प्रभारी उनसे प्रताड़ित होकर मध्य प्रदेश से विदा हो चुके थे, बाबरिया जी, मुकुल वासनिक जी और तीसरे प्रभारी जेपी अग्रवाल। ठीक है, आ रहा हूं नीलाभ जी आपका। तो ये सब वो कारण थे जिसके कारण एक जो समय कम है, तेजी से जवाब दीजिए योगेश जी। देखिए योगेश जी, मैं आहत जरूर हुआ था, लेकिन मैंने अपनी मात्र संस्था का पूरा सम्मान किया। मैंने लिखा पत्र में मैं कांग्रेस का सिपाही लेकिन वो वही तो कह रहे हैं नीलाभ जी, पहले का नेतृत्व। अरे भैया व्यक्तिगत मत लड़िए भाई, उस पे बताइए ना। हमारे और आपके ऊपर नहीं है। ताई ने क्यों बोला, प्रभु जी ने जस्ट ताई ने क्यों बोला ये बता दीजिए योगेश जी। ताई पे कार्रवाई कीजिए अनुशासनहीनता की, फिर आप अपनी पार्टी से कहिए कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई करे ताई का जो बयान है। जी देखिए प्रभु जी, ताई हमारी एक वरिष्ठ राजनेता है, इंदौर का काफी लंबे समय तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और उनका बयान थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि किसने तोड़ा किसने मरोड़ा, मुझे बात आ जाने दीजिए। उन्होंने कहा था कि लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि नोटा दबाएंगे, तो बोले मैंने लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता, उनके शब्द थे बीजेपी कार्यकर्ता, मैंने उन कार्यकर्ता उन नेताओं को ये समझाइश दी थी कि आप अपना वोट जाया करेंगे, बजाय इसके आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल का बटन दबाइए। ये पूरा बयान था माननीय सुमित्रा ताई जी का। आगे और निश्चित रूप से आगामी 4 जून को जो परिणाम इंदौर के आएंगे तो हमारे शंकर लालवानी जी 2019 से ज्यादा अधिक मतों से इस चुनाव में विजयश्री का वरण करें। नीलाभ जी समय कम है, तो देखिए योगेश जी, कांग्रेस पार्टी में उदाहरण भी दिए और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया है कि आपने किस तरह से सोशल मीडिया पे डाला था, बाद में आपको जिम्मेदारी मिल गई थी जो आप चाहते थे। नहीं, मुझे तो देखिए मैंने ये लिखा था मैं कांग्रेस का सिपाही था, हूँ और रहूंगा,
मैंने मार्ग न बदला न पार्टी बदली। मैंने ये बात अपने बड़ी बयान में पार्टी कही, ये बात मैंने अपने बयान में कही। बड़ी पार्टी है, बड़ा सुनना है। हमने अपनी बात, यही तो लोकतंत्र है कांग्रेस का, जो अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। लेकिन पार्टी छोड़कर जाना, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मात्र संस्था के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। आपको चिट्ठी नहीं मिलती, ये मात्र संस्था का हमारी प्रतिबद्धता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे भी ऑफर नहीं है आपके यहाँ से, लेकिन इमाम संस्था प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, जो मैंने कभी भी कारण छोड़ने की कल्पना मात्र भी नहीं कही। आपकी न्यू जर्निंग कमेटी बनी है, तो आप इशारा कर रहे हैं कि मार्गदर्शक हैं आपके योगेश जी, ऑफर भी आ गए आपको। पहले थे हमारे साथ, जब थे पहले थे, अब इन्होंने मार्ग बदल लिया, पथभ्रष्ट हो गए, हम क्या करें। तो कह रहे हैं ना कि नया मार्ग बदल लिया, तो उस मार्ग पर आपको भी लाना चाहते हैं। वो पथभ्रष्ट ऐसे हो गए कि सुमित्रा ताई के बयान को भी नकार रहे हैं, सत्यनारायण सत्य बयान को भी नकार रहे हैं। वो उस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या इंदौर में हुई है, लोकतंत्र का मखौल बनाया गया है, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। चलिए 30 सेकंड में देखिए, कांग्रेस को तो अपनी एक तो लोकतंत्र की परिभाषा को बदलना पड़े। ये जो फैसले इनके हक में आ जाते हैं, वहां ब्रजेश जी लोकतंत्र की जीत हो जाती है, लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। और जो फैसले इनके खिलाफ चले जाते हैं, वहां लोकतंत्र की एक लोकतंत्र है योगेश जी, कि जो नेता जो चाहता है, जो बोलना चाहता है, बोल देता है वहां पर। आपके यहाँ वो नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाना कांग्रेस का काम है। देश की गरिमा को विदेशों में तार-तार करने का काम कांग्रेस का है। चलिए, माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी चरण में किसके पक्ष में जाएंगे समीकरण, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने दांव चल दिए हैं, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। इस दौरान विवादित बोल भी बोले गए हैं। क्या इन विवादित बोल के आधार पर मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करेगा या मुद्दों पर जाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं किसके पक्ष में समीकरण, ये 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।